मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका एमडी नासिर। जैसा कि आपको पता है कि आसाम और बिहार में अभी बाढ़ आया हुआ है और अभी मैं अपने ही गांव में मौजूद हूं। जैसा कि आप बोर्ड मेरे सामने देख रहे हैं, ये रसूलपुर चौक है। आज मैं रसूलपुर चौक से एक ऐसी कहानी में सुनाने वाला हूं जो आपके दिल को झकझोर देने वाली है। एक ऐसे भारत बिहार की मैं आपको दुख दर्द की कहानी सुनाने वाला हूं। शायद आपने इससे पहले बिहार की ऐसी कहानी नहीं सुनी होगी। जी हां, और मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये कहानी नहीं बल्कि ये हकीकत है। ये मरती हुई बिहार की और मरती हुई बिहार की जनता की ये हकीकत है। ये हकीकत मैं आपके सामने रखता हूं। हालांकि आई थिंक आप लोग जानते होंगे कि अभी बिहार की क्या सिचुएशन है, किस घड़ी में बिहार के लोग जी रहे हैं। जी हां, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बिहार का इतिहास एक गौरवशाली रहा है। बिहार का इतिहास एक ऐसा इतिहास जिसे ब्रिटिश काल में भी जाना जाता था। उस जमाने में भी बिहार को लोग विदेशों में जानते थे। बिहार एक ऐसा राज्य था जहां पे विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। इस राज्य को एक अलग ही तरीके से, अलग ही नजरिए से लोग देखते थे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि बिहार का हाल क्या है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के ही रहने वाले थे। और इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी प्रेजेंट टाइम में जो भारत के केंद्रीय मंत्री है कि जो रविशंकर प्रसाद, वो भी बिहार के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा जो फाइनेंस मिनिस्टर के फाइनेंस कमीशन को लीड करने वाला जो युवा है, जो स्टूडेंट है, वो बिहार के ही रहने वाला है। फिर भी आज ये बिहार का क्यों इस तरह का हाल है? फिर भी आज बिहार की जनता क्यों मर रही है? आज मैं इसी बात को आपके सामने रखने वाला हूं। जी हां, आपको मालूम है कि बिहार की कम से लगभग 12 ऐसे जिले हैं जहां पे बाढ़ आ चुकी है। इस 12 जिले में लगभग 2 लाख ऐसी आबादी है जो आज बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। बाढ़ से वो घर से बेघर हो चुके हैं। उनके खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं। उनके बच्चे के खाने के लिए दाना नहीं है। उनके रहने के लिए घर नहीं है। उनके शरण लेने के लिए वह स्कूलों में बांध पर अपना शरण ले रहे हैं। आखिर क्यों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं अभी अपने गांव में ही मौजूद हूं और मेरे गांव की मैं कंडीशन सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि मेरे गांव की कंडीशन देख लीजिए। आज हमारे देश को आजादी मिले लगभग 73 साल हो चुकी है। इस 73 साल में ना जाने कितने प्रधानमंत्री आए, ना जाने कितने मुख्यमंत्री आए, ना जाने कितने एमएलए एमपी बने, लेकिन हमारे गांव का विकास देख लीजिए। आज मैं अपने गांव में मौजूद हूं। मैं आपको चाहूंगा कैमरामैन से आप जरा गांव के हमारे उस जगह को आप जूम करके दिखाइए जहां पे पानी लगा हुआ है। ये गांव है। इस जगह पे लगभग 2 साल 3 साल पहले, मतलब कि 2017-18 की बात है कि यहाँ की रोड बन तो गई, लेकिन आज भी हमारे गांव में पानी लग जा रहा है, जहां पे लोगों को आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है, समस्याएं हो रही है। और देख लीजिए अभी तक हमारे गांव का नाला तक नहीं बना हुआ है। और मैं जैसा कि तीसरे वीडियो में दिखाया था, उस साइड में जहां पे हराज से जो जाने वाली रोड है वह बिल्कुल इस वक्त ध्वस्त हो चुकी है। वहां पर आवागमन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर इस काल में जब कोरोना वायरस बिहार में तेजी से फैलता जा रहा है, इस सिचुएशन में जब बिहार में मरने वालों के लिए शमशान घाट और कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रहा है, लोग के लिए हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पे बिहार में सबसे ज्यादा अगर कम डॉक्टर है तो वो बिहार है। अगर सबसे ज्यादा कम हॉस्पिटल है तो वो जगह बिहार है। सबसे अगर कम आईसीयू बेड है तो वो बिहार है। आखिर क्यों? इस बिहार में देखिए किस तरह से कोरोना वायरस तेजी से बढ़ता जा रहा है। लगभग बिहार में अभी तक 40,000 ऐसे पेशेंट हैं जो कोरोना से ग्रसित हो चुके हैं, जिसमें से एक हमने खबर पढ़ी थी जिसमें से 13,000 ऐसे मरीज हैं जो अभी उनको बीमारी की हालत में है, उनको डॉक्टर की जरूरत है, जिसमें से 3,000 ऐसे पेशेंट हैं जिसको फौरन आईसीयू बेड की जरूरत है। लेकिन मैं आपको बिहार की हकीकत बताना चाहूंगा, हमारे बिहार में केवल 771 वेंटिलेटर ही है। और हमारे देश की हकीकत में बताना चाहूंगा, इस देश में जहां 48,000 हॉस्पिटल है, वही हमारे बिहार में केवल 3,000
3000 ही हॉस्पिटल है। इस बिहार में केवल 3000 ही हॉस्पिटल है। आप सोचिए, जहां पर बिहार की आबादी 12 करोड़ है और इस 12 करोड़ की आबादी में 3000 हॉस्पिटल, आखिर मरीज जाए तो जाए कहां? आखिर वो डॉक्टर कैसे मरीज को संभाल पाएगा? जहां पे के अनुसार कहा जाता है कि 1000 आबादी पे एक डॉक्टर की आवश्यकता होती है और हमारे भारत में 1.25 करोड़ की आबादी है। इस 1.25 करोड़ की आबादी में 12,000 पेशेंट पे एक डॉक्टर रहते हैं। वही हमारे बिहार में 28,000 आबादी पे एक डॉक्टर है। आखिर आप सोचिए ये मरीज कैसे ठीक होगा? आखिर ये मरीज मरेगा नहीं तो फिर जाएगा कहां? और यहाँ की सरकार सोई हुई है, यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो सोए हुए हैं, यहाँ की जो प्रशासन है वो सोई है। इसके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। इसी बिहार में जहाँ पे ये बाढ़ आया हुआ है, उस बाढ़ के चारों तरफ से जहाँ पे पानी है, उस एरिया में भी ज़्यादा कोरोना वायरस बढ़ रहा है। और वो कोरोना पेशेंट आखिर जाएंगे तो जाएंगे किधर? क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आईसीयू बेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, क्योंकि उस पेशेंट को ले जाने के लिए एम्बुलेंसेस भी नहीं है। ये हालत है हमारे बिहार का। और इस बिहार को उजागर करने के लिए बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं कि हम बिहार में ये कर देंगे, वो कर देंगे। हर साल पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर बिहार के लिए बजट पास करती है, लेकिन होता क्या है? होता कुछ नहीं है। जो पैसे आपको दिखाए जाते हैं मीडिया में, वो पैसे अगर कहाँ चले जाते हैं? इससे पहले हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बिहार के लिए कितनी रकम दे दूं, 60 कर दूं, 70 कर दूं, 80 कर दूं, 90 कर दूं, 100 कर दी। लो 1.25 करोड़ कर दिया। अरे मोदी जी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो 1.25 करोड़ रुपये कहां गए? वो 1.25 करोड़ रुपये आपने किसको दे दिए? आपने साउंड सर्विस वाला को दे दिया, या डीजे वाला को दे दिया, या माइक वाला को दे दिया? कहां गए वो पैसे? आज आपने उस 1.25 करोड़ के जगह पर आपने बाढ़ हमें दे दिया है। आज बाढ़ में हम सब मर रहे हैं, हमें देखने वाला कोई नहीं है, हमें सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार का विकास हो रहा है। क्या यही विकास है कि 12 ऐसे जिले हैं जहां पे बाढ़ आया हुआ है और उस बाढ़ में 2 लाख की ऐसी आबादी है जो आज घर से बेघर हो चुके हैं? आपको मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से मैं चाहूंगा आप जूम करके दिखाइए उस पार के बांध को। आप देख रहेंगे वहां पे रेड कलर में व्हाइट कलर के आप जो देख रहे हैं वो प्लास्टिक है, क्योंकि वहां के लोग घर से बेघर हो चुके हैं। वे लोग अपने घर को छोड़कर बांध पे शरण ले रहे हैं। उनके पीने के लिए शुद्ध पेयजल नहीं है। वो बरसात के पानी को, नदी के पानी को पीकर वो अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। उनके रहने के लिए घर नहीं है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर किसकी गलती है? क्या गरीब होना यह हमारा पाप है? क्या हम लोग बिहारी हैं और हम गरीब हैं तो क्या हमने कोई पाप किया है जो हमें ये सजा भुगतने को मिल रहा है कि आज हमें शुद्ध पेय तक नहीं मिल रहा है, हमें रहने के लिए शरण तक नहीं मिल रहा है? और बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी लीडर आते हैं, वादे पे वादे करते हैं, लेकिन वह वादे कहां चले जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी से आपका विकास कहां गया? आपने कहा था कि बिहार को एक फर्स्ट क्लास का मैं दर्जा दिलाऊंगा, लेकिन आपने वो भी कुछ नहीं किया। आज ये सिचुएशन हो चुकी है कि बिहार में, और इस घड़ी जब बाढ़ आ चुका है और इस बाढ़ की घड़ी में भी कोरोना वायरस तेजी से फैलता जा रहा है और कोरोना वायरस के चपेट में मरने वालों के लिए शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है। क्योंकि ये देखिए, मेरे गांव का ये शमशान घाट है। आप पीछे साइड में देख रहे हैं जो पानी है, वो पानी के पास यहाँ पे अगल बगल में पूरा शमशान घाट है। अगर इस गांव का कोई भी इंसान इंतकाल करता है, मरता है, आखिर उनको कहां दफनाया जाएगा? आप चारों तरफ देख रहे होंगे जहां पे सूखे लकड़ी नहीं है, किन लकड़ियों से उनको जलाया जाएगा? आखिर ये पेशेंट जाएंगे तो जाएंगे कहां? ये सिचुएशन हमारे बिहार की है। ईश्वर पांडे ने बताया था कि किस तरह से बिहार में यहाँ के नेता, यहाँ के एमएलए, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के पुलिस, यहाँ के थाने किस तरह से भ्रष्टाचार कर रही है, किस तरह से सोनपुर नदी के बालू का खनन किया जा रहा है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि यहाँ के जो भी नेतागण हैं, जो भी विधायक है, पुलिस है, पत्रकार है, सभी मिलकर यहाँ को बिहार को बर्बाद करने में लगे। और कहीं का तुफान लोग मिलकर के निकलवाता है। तू थानेदार
एसपी, विधायक, नेता सब लोग मिलकर के बालू का चोरी करता है, डीजीपी को रात में 2 बजे फोन करेगा। तो सुन लिया आपने, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद बता रहे हैं कि सुशासन बाबू के बिहार में कैसे चलता है अवैध खनन का खेल। थानेदार से लेकर एसपी तक और नेता से लेकर विधायक तक सबका रहता है इस गोरख धंधे। आखिर बिहार का विकास कैसे होगा? मैं चाहूंगा मेरे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहूंगा मेरे इस बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आप जैसे युवा की जरूरत है। कहा जाता है कि युवा ही देश का भविष्य होता है। अगर युवा पीढ़ी इस बात को नहीं समझेगा तो यह विकास जहाँ का तहाँ है वही रह जाएगा। तो मेरा एक सजेशन है, मेरे जितने भी एजुकेटेड पर्सन दोस्त हैं, जितने भी लोग अभी के डेट में पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपके कंधे के ऊपर जिम्मेदारी है बिहार का विकास कराने के लिए। क्योंकि इस देश में, इस राज्य में बहुत सारे ऐसे लीडर आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। अगर इस बिहार का विकास होगा तो आप जैसे नौजवान की वजह से होगा। आप नौजवान इस बात को समझिए कि हमारे बिहार में किस तरह से पिछड़ापन है, किस तरह से यहाँ के लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आपको समझना पड़ेगा। जब तक युवा पीढ़ी इस बात को नहीं समझेंगे तब तक हम सब मरते रहेंगे। अभी 4 महीने से लॉकडाउन है। लॉकडाउन में लगभग 4 महीने से लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। इस महामारी में हम सब मर रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार चुनाव कराने के बारे में लगातार सोच रही है। काश के बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी चुनाव प्रचार के और चुनाव के बारे में कम सोचते और बिहार की जनता में ज्यादा सोचते, तो बिहार के जनता को ये दिन देखने को नहीं होता। बिहार की जनता ये हाल में नहीं रहती कि आज लोगों के पास खाने के लिए दाना नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पेय नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है। चारों तरफ तराशी मचा हुआ है। मेरे प्यारे नौजवानों, आप इस बात को समझो और अपने बिहार के विकास के लिए सोचो और अपनी आवाज को बुलंद करो और इसके बारे में जो भी हो सके आप अपनी तरफ से हेल्प करो, कड़ी से कड़ी मेहनत करो और बिहार के विकास के लिए जो कुछ संभव हो हर कुछ करो। अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो लिखिए, अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो दूसरे के लिखे हुए को पढ़िए। अगर आप पढ़ भी नहीं सकते हैं तो जो लोग इस बिहार के विकास के लिए सोच रहे हैं उनके मनोबल को बढ़ाइए। अगर आप उनके मनोबल को भी नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप शायद मानव के रहने लायक नहीं होंगे। जो लोग बिहार के बारे में सोच रहे हैं कम से कम उनके मनोबल को बढ़ाइए, क्योंकि जो लोग आपके बारे में बोल रहे हैं आपके हिस्से के बारे में भी बोल रहे हैं। आई थिंक मेरे बातों से आप सहमत होंगे। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, फैलाइए इस वीडियो को और सब लोगों को सोचने के लिए मजबूर कीजिए। खास करके बिहार के सीएम नीतीश कुमार तक इस बात को पहुंचाइए। थैंक यू।